हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1। आज हम बात करेंगे मगध महाजनपद के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी 16 महाजनपदों के बारे में, हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको मगध महाजनपद के बारे में अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मगध महाजनपद के बारे में, उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन से शासक हुए थे और कौन कौन से राजवंश हुए थे, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। म- तो स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद को। ठीक है, मगध का उत्कर्ष कब हुआ था? मगध महाजनपद का उत्कर्ष था, वो क्या था कि 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले अधिकार किसका था? बृहद्रथ का। ठीक है, तो इसका जो वंश था वो क्या कहलाया था? बृहद वंश कहलाया था। इसके संस्थापक किसे कहा जाता है? बृहद्रथ को कहा जाता है। और इसका सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? जरासंध था। ठीक है, क्या था? जरासंध था। और इसका ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जरासंध ही इसका प्रतापी शासक था। तो आपको समझ आ गया होगा कि मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उन 16 महाजनपदों में से, और इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। और इसके वंश का क्या नाम पड़ा? बृहद वंश था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सबसे शक्तिशाली होने का कारण क्या था कि विस्तृत उपजाऊ मैदान, जो कि वहाँ का क्षेत्र था वो एक मैदान था, और वो मैदान कैसा था? एक उपजाऊ था, तो वहाँ खेती करने में कोई मुश्किलात नहीं मिलती थी। ठीक है, अब दूसरा तो क्या था? व्यापार में वृद्धि। जब खेती होती थी तो क्या था? उस खेती से जो अनाज वगैरह उपज होते थे उनका व्यापार किया जाता था। ठीक है, जिससे वह पैसों में भी काफी शक्तिशाली था। ठीक है, कृषि में क्या था? लोहे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कृषि में लोहे का उपयोग किया जाता था, लोहे के जो भी औजार वगैरह थे उनका उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक सुरक्षा थी। ठीक है, प्राकृतिक सुरक्षा का मतलब जो मगध महाजनपद में है, दो नदियां होकर जाती थी, एक घाघरा और गंगा नदी, और मगध महाजनपद इन्हीं दोनों के बीच में स्थापित था। ठीक है, तो इसको उनसे काफी सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि कोई भी दुश्मन आसपास उसके आसानी से नहीं आ सकता था। ठीक है, वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। जो वन वहाँ के वन क्षेत्र थे और उनमें वहाँ क्या था कि हाथियों की अधिक उपलब्धता थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे? हाथियों को अपने सेना में शामिल कर लेते थे। और अगला है धान की रोपाई, वहाँ धान की खेती अधिक मात्रा में की जाती थी। ठीक है, तो ये था इसका शक्तिशाली होने का कारण। तो आगे बढ़ते हैं। मगध महाजनपद पर जो राजवंशों का शासन था उनके बारे में बात करते हैं। तो मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, कौन कौन से थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवंश। सातवाहन वंश था। ठीक है, इन्हीं 7 वंशों ने मगध पर शासन किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हर्यक वंश के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, याद रखिएगा। इसका पहला शासक कौन था? बिंबिसार। दूसरा कौन था? अजातशत्रु। तीसरा था उदयन, और चौथा था नागदशक। ठीक है, बिंबिसार था वो क्या था? उसका समयकाल कब से कब तक शुरू हुआ था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शुरू हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। और मेन राजधानी क्या बनी? राजगिर। ठीक है, क्या थी? गिरिब्रज। और मुख्य राजधानी क्या बनी? राजगिर। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में विस्तार किया था। ठीक है, इसका क्या था कि बिंबिसार क्या करता था? कई सारी शादियां कर लेता था। ठीक है, और उनसे अपने क्षेत्र का जो दहेज लेकर उनसे अपने क्षेत्र का विस्तार करता था। ठीक है, तो बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। कितने विवाह किए? 3 विवाह। तो प्रथम विवाह किया था उसने कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी से। ठीक है, इस इससे इसने क्या किया था? दहेज में काशी प्रांत को लिया था। ठीक है, जिससे इसके क्षेत्र का विस्तार हो गया। दूसरा विवाह किया था इसने चेलना से। ठीक है, चेलना से किया था, और इसने वैशाली की राजकुमारी थी चेलना। ठीक है, तो इसने कौन सा राज्य दहेज में लिया था? वैशाली। तीसरा विवाह किया था इसने छेमा। ठीक है, जो कि पंजाब के मुद्रकुल की राजकुमारी थी। ठीक है, तीसरा विवाह किससे किया? छेमा से, जो कि पंजाब के मुद्रकुल की राजकुमारी थी।
बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता था, ठीक है, जो कि पूर्व में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में पड़ता है। तो कौन से राज्य को उसने जीता था? अंग राज्य को जीता था। वहां का सेनापति किसको बनाया? अपने पुत्र अजातशत्रु को, ठीक है, याद रखिएगा। अंग वंश का जो सेनापति कौन बना था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। इसके समय में अवंती के राजा प्रगोत, जो कि पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था, उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। बिंबिसार का एक राजवैद्य था, वो काफी ज्ञानी था, ठीक है। तो उसने क्या किया था? अपने जीवक को अवंती के राजा प्रगोत के पास भेजा था, ठीक है। तो उस वैद्य ने उसके वहां के राजा को खूब अच्छी तरीके से उसको क्या करा था? ठीक कर दिया था, ठीक है। इसलिए इनके आपसी संबंध अच्छे हो गए थे। अपने पुत्र राजा शत्रुदाला भाला मारने से बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्या हुआ था कि जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, वह बिंबिसार से राज्य मांगता था, लेकिन उसने राज्य नहीं दिया, जिस कारण अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो हर्यक वंश का अगला संस्थापक कौन बना था? अजातशत्रु। तो चलिए अजातशत्रु के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका समय काल था 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व, ठीक है। 492 ईसा पूर्व में पिता की हत्या करने के बाद, ठीक है, अजातशत्रु ने शासन प्रारंभ किया था, ठीक है। इसलिए इसे पितृहंता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पितृहंता, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु का अर्थ था शत्रु का नाश करने वाला, ठीक है। इसे कुणिक भी कहते थे, ठीक है। इसका जो अगला नाम था उसे कुणिक भी कहा जाता था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीति किसके समय काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। वैशाली पर आक्रमण करके इसने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। क्या कर लिया था इसने? जो भी वैशाली का क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिला लिया था। इस युद्ध में दो नए हथियार का उपयोग हुआ था, एक रत्नमूल और महाशिलाकंटक का प्रयोग हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस वंश में दो हथियारों का उपयोग किया गया था? तो हर्यक वंश में किया गया था, और वे कौन थे? रत्नमूल और महाशिलाकंटक। अजातशत्रु के पिता के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। जो अजातशत्रु ने किया था वही उसके पुत्र उदयन ने क्या कर दिया था, ठीक है। उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, और वह खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। तो चलिए अब बात करते हैं उदयन की। तो उदयन का शासनकाल था 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसने भी अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा गया, ठीक है। तो पितृहंता किस किस को कहा गया है? अजातशत्रु और उदयन को। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पितृहंता किस किस शासक को कहा जाता है? तो उदयन और अजातशत्रु को कहा जाता है। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। इसने राजगिर से राजधानी बदलकर क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। क्या बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी अपनी बनाई थी। तो इसके बाद अगला शासन किसका था? नागदशक का, ठीक है। तो चलिए नागदशक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नागदशक उदयन के बाद हर्यक वंश का शासक बना था, ठीक है। उदयन के बाद हर्यक वंश का शासक कौन बना था? नागदशक। यह एक अयोग्य शासक था, ठीक है। क्या था? एक अयोग्य शासक था। इसमें मतलब कोई भी ना युद्ध लड़ने की नीति थी, ना इसमें कोई बुद्धि थी। मतलब ये अपने पिता की उस पर चल रहा था, ठीक है। इसने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, इसको ऐसे ही उसका राज्य मिल गया था, ठीक है। इसलिए ये एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने की थी, ठीक है। नाग दशक की हत्या किसने की थी? इसी के सेनापति शिशुनाग ने। क्यों कर दी थी? क्योंकि इसको किसी भी तरीके से राज्य चलाना नहीं आता था, ये एक लापरवाह था, ठीक है। तो इसी कारण शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी। तो आपसे पूछा जाता है कि किस सेनापति के द्वारा नागदशक की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो शिशुनाग के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और इसी ने क्या किया था? एक नए वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम शिशुनाग वंश की। तो होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफी मजा आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।